हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा जरा। कहता है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंद्रमा पर है। चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में धूल के मैदान होते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा के अंतिम भाग होते हैं जो अंधकारमय रहता है। ठीक है, आप चित्र में भी देख सकते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर कीजिएगा जरा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4 है। सौरमंडल में यदि आपसे पूछ ले कितने ग्रह हैं तो 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन 8 ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं, पार्थिव ग्रह और बृहस्पति ग्रह। पार्थिव ग्रह में कौन कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बृहस्पति ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षाओं के मध्य एस्टेरॉयड्स चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर कीजिएगा जरा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। यह गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कितना प्रतिशत? 97%। दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, तो वो गर्म क्यों नहीं है? दोस्तों, हालांकि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए उसे सबसे अधिक गर्म होना चाहिए। लेकिन सूर्य के इतने करीब होने की वजह से क्या हुआ है कि उसका वायुमंडल जो है नष्ट हो चुका है। ठीक है, यही कारण है कि बुध शुक्र से कम गर्म ग्रह है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे या विनाशात्मक प्लेटों के किनारे। आंसर कीजिएगा जरा। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। दोस्तों याद रखिएगा, विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं और टकराकर उनमें से भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। दोस्तों आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक ओशियानिक प्लेट है और दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब एक दूसरे की ओर आती है तो चूंकि ओशियानिक प्लेट जो है हल्की होती है, इस कारण ये मुड़ जाती है और मुड़ के एस्थेनोस्फीयर में चली जाती है, जबकि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ऊपर उठ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? पर्वतों का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है,
और जब ओशियानिक प्लेट स्टेनोस्फीयर में चला जाता है तो यहाँ से क्या निकलती है, वोल्केनो निकलती है, यानी ज्वालामुखी निकलती है। ठीक है, और इस कारण भूकंप भी आते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के विशाल वर्णित पर्वतों की रचना आज के लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? आंसर कीजिएगा जरा। विश्व के विशाल वर्णित पर्वतों की रचना आज के लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 30 मिलियन वर्ष पूर्व। वलित पर्वतों का निर्माण प्लेटों के अभिसरण प्रक्रिया के तहत हुआ है। जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो इसे अभिसरण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, भारी प्लेटें नीचे की ओर जाती है और हल्की प्लेटें ऊपर की ओर चली जाती है। जब भारी प्लेटें नीचे की ओर आते हुए स्टेनोस्फीयर में जाती है तो यहाँ से क्या होता है, भूकंप होती है और ज्वालामुखी निकलती है। जबकि ये जो ऊपर वाला भाग जाती है जिससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? एशिया में, हिमालय, यूरोप में, आल्प्स उत्तरी अमेरिका में, रॉकी दक्षिण अमेरिका में, एंडीज, ये सभी जो है वलित पर्वतों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर कीजिएगा जरा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वतमाला की बात कर लेते हैं तो किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका महादेश में विस्तृत एक पर्वत श्रृंखला आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। यह अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला तक फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एकांकागुआ, जो 6,962 मीटर ऊंची है। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 7,000 किलोमीटर, चौड़ाई 200 से 700 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, जो कि फीट में कितना आता है? 13,000 फीट। क्वेश्चन नंबर 7, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कांगो नदी पर स्थित है। कांगो नदी अफ्रीका की नदी है। इसे जायरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदी कौन है? लुआलाबा इसकी सहायक नदी है। 2000 फुट की ऊंचाई से यह नदी गिरती है तो बोयोमा जलप्रपात का निर्माण करती है। इसे स्टैनली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, चित्र में दिखाई दे रहा होगा। भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 1 बार, और फिर मुड़कर ये दूसरा बार काटती है। यानी भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इसका मुहाना कहाँ है? इस नदी का मुहाना कहाँ है? तो यह अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ASM और गुड्सगार्ड 2004 का सवाल है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगहो नदी को याद रखिएगा पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? क्युनलुन पर्वत से होता है। ये कहाँ पर गिरती है? चीन की खाड़ी में गिर जाती है। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यहीं पर चीन सभ्यता का उदय हुआ है। चीन का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में भयानक बाढ़ आती है जिससे बहुत तबाही मच जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह सवाल रिपीट किया जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जाम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर है। सबसे पहले पहुंचने वाले यहाँ पर विदेशी कौन थे? डेविड लिविंगस्टोन थे और उन्होंने ही ब्रिटेन की महारानी के नाम पर इसका नाम विक्टोरिया जलप्रपात रखा है। किन 2 देशों की सीमा पर है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर, समतापमंडल। वायुमंडल की परतें कौन कौन है? समतापमंडल, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, तापमंडल, थर्मोस्फीयर और बहिर्मंडल।
दोस्तों क्षोभ मंडल की बात कर लेते हैं तो सभी वायु की हलचलें कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है, जैसे बादल का बनना। समताप मंडल की बात कर लेते हैं तो यहाँ प्लेन उड़ा करती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम बराबर होती है, सम रहती है यहाँ की हवाएं, यहाँ पर ज़्यादा हलचल नहीं होती है। ठीक है। मध्य मंडल का क्या कार्य है? जब उल्का पिंड गिरती है दोस्तों तो यह मध्य मंडल में ही जलकर खत्म हो जाती है। ठीक है। बहिर्मंडल में क्या होता है? उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि तापमंडल का कार्य क्या है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आंसर कीजिएगा जरा। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानें आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टाइफून कहा जाता है। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में आते हैं। एक जापान, चीन और फिलीपींस आदि तटों पर पाया जाता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? विनाशकारी होती है। चित्र में दिखाई दे रहा होगा टाइफून। क्वेश्चन नंबर 12 रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चिनूक। उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल के सहारे चिनूक चला करती है। किन किन राज्यों में चलती है? अल्बर्टा, पश्चिम सस्केचुआन और मोंटाना राज्यों में। क्या होता है दोस्तों? बसंत काल में इनकी गर्मी से तापमान यकायक बढ़ जाता है और बर्फ पिघलने लगता है, इसलिए इन पवनों को क्या कहा जाता है? हिमबच्छी पवन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व चिड़ियाघर के नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सवाना प्रदेश को। नंबर 14 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दक्षिण अमेरिका वेल्ड सही सुमेलित है, अर्जेंटीना पंपास सही सुमेलित है, ऑस्ट्रेलिया डाउन सही सुमेलित है, ब्राजील सही सुमेलित नहीं है। ब्राजील की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कैंपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंपोस। विश्व के प्रमुख घास के मैदान आइए देखते हैं। पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सवाना मध्य और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपोज ब्राजील में पाया जाता है। लानोज वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अमेरिका, एस्टेपी एशिया और यूरोप में उगती है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। 15 का आंसर कीजिए। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होगी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विषुवतीय वर्षा वनों में। भूमध्य रेखा क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है। क्लियर? इसमें श्रीलंका, मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। यहाँ हर रोज बारिश हो जाती है। भूमध्य क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है? सामान्य होती है और सर्दियों के महीनों में होती है। टुंड्रा क्षेत्र किसे कहा जाता है? वर्ष के 9 महीने तक बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ पर वर्षा कम होती है। मानसून क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है लेकिन पूरे साल वर्षा नहीं होती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर है? ब्राजील की अर्थव्यवस्था किसके उत्पादन पर निर्भर रहती है? आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चाय। क्वेश्चन नंबर 16 ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कॉफी के उत्पादन पर निर्भर करती है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील है। कॉफी के सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और पेरू है। भारत की बात कर लेते हैं तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 विश्व में इलायची का सबसे बड़ा या प्रमुख उत्पादक देश कौन है? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारत।
विश्व का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक देश कौन है? भारत है। इसमें सिक्किम का योगदान सर्वाधिक है। सिक्किम के अतिरिक्त इलायची का उत्पादन उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में किया जाता है। चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है? यह सर्वाधिक घना बसा हुआ है, यह सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है, हांगहो नदी चीन का शोक कहलाती है, संघाई सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। यहाँ पर गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यह सर्वाधिक घना बसा हुआ है, गलत है। क्योंकि सर्वाधिक बसा हुआ देश कौन है दोस्तों? सर्वाधिक बसा हुआ देश, सर्वाधिक घना बसा हुआ देश मोनाको है। क्वेश्चन नंबर 19, लैप्स निम्नलिखित में से कहाँ निवास करती है? लैप्स निम्नलिखित में से कहाँ निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। दोस्तों याद रखिएगा, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप के आने वाले देशों को क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। कौन कौन देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, क्लियर। इसके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीपों को मिलाकर क्या कहा जाता है? नॉर्डिक देश कहा जाता है। नॉर्डिक देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नॉर्दर्न में स्थित है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है, लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज न्यूयॉर्क पोटोमैक। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे बसा है, क्लियर। इसी प्रकार अन्य नदियों को देखते हैं। अराकाओ नदी पर टोक्यो, टाइबर नदी पर रोम, टिग्रिस नदी पर बगदाद, डार्लिंग नदी पर सिडनी शहर बसा हुआ है, डेन्यूब नदी पर वियना और बुडापेस्ट, टेम्स नदी पर लंदन बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? बता चुका हूं दोस्तों, आंसर कीजिएगा फटाफट। ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, पश्चिम द्वीप समूह, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। इस रेल मार्ग की लंबाई 9332 है, ये भी कथन सही है। यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है, ये भी यहाँ पर कथन सही है। ऑप्शन डी कहता है रीगा इस रेल मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन, जो कि गलत कथन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है, और रीगा कहीं पर भी इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? पोतवाहक नहर कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सुएज नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है? सुएज नहर है, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1854 में हुआ था। किसने कराया था? इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स ने कराया था। इसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर, चौड़ाई 365 मीटर और औसत गहराई कितनी है? 16.15 मीटर, क्लियर। इसमें उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद और दक्षिणी सिरे पर सुएज पतन है। इस नहर के मार्ग में मंझाला झील, तिम्सा झील और ग्रेट बेयर झील आपको देखने को मिलता है। इसे पार करने में कितना समय लगता है? 15 घंटे। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फिलीपींस से संबंधित है। लुजोन फिलीपींस का एक द्वीप है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। लुजोन द्वीप है, यह विश्व का 15वां सबसे बड़ा द्वीप है और फिलीपींस द्वीप समूह के किस ओर है? उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला, जो कि लुजोन द्वीप पर ही स्थित है। राजधानी मनीला और राष्ट्र की सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाला नगर केजोन सिटी लुजोन द्वीप पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए। 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा रोम को कहा जाता है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा
और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस और सामाजिक ज्ञान से संबंधित होती है। और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है। कितने बजे आती है? रात को 8 बजे आती है। तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।